हेलो साथियों, सबको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये वर्ष सबके लिए बहुत कैरियर के हिसाब से, ग्रोथ के हिसाब से और स्वास्थ्य के हिसाब से बहुत बढ़िया हो। तो ऑल द बेस्ट फॉर दिस न्यू ईयर। अब हम शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कम से कम एक या दो क्वेश्चन उसमें आने के बिल्कुल चांसेस होते हैं इसमें। तो नेक्स्ट टॉपिक है रेगुलेटर। रेगुलेटर रेगुलेटर का मतलब है, जैसे जनरली अगर हम देखें तो रेगुलेटर का मतलब है कि किसी चीज को रेगुलेट कर रहे हैं। तो एज ए टेक्निकल फील्ड हमें क्या रेगुलेट करना होता है, हमें क्या चीज को कंट्रोल करना होता है अपने यूज के हिसाब से। रेगुलेट का मतलब कि उसको कंट्रोल कर रहे हैं। कंट्रोल किस चीज को कर सकते हैं? अब हमारी फील्ड जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस या उसकी वेव फॉर्म उसी से रिलेटेड है। तो जनरली मेन रेगुलेटर में हम जो कंट्रोल करते हैं, वोल्टेज करते हैं, करंट करते हैं। और हमारा जो मेन एज ए टेलीकॉम टेक्नीशियन हमारा ये काम है कि हमारा जो इक्विपमेंट लगा है, हमारा जो इंटरनल सिस्टम कोई काम कर रहा है या कोई मेन हमारा अप्लायंसेस लगा कुछ, तो उसमें इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएशन ना हो इनपुट वोल्टेज की या इनपुट करंट की कि वो अच्छी तरह काम ना कर पाए। कोई भी इक्विपमेंट जो होता है वो एक स्पेसिफिक करंट पे काम करता है या स्पेसिफिक वोल्टेज पे काम करता है। अब हुआ ऐसा कि मान ले कि जो इसकी इनपुट है वही चेंज हो रही है, तो आउटपुट भी उसके हिसाब से चेंज होगी, या फिर वो हमारा इक्विपमेंट या हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो है वो काम ही नहीं करेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम जितना मर्जी एडवांस इक्विपमेंट बना लें, लेकिन उसकी जो आउटपुट या इनपुट है, जो हमें चाहिए, इक्विपमेंट को चाहिए, उस डिवाइस को चाहिए, वो हमारी बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, उसके आसपास होनी चाहिए। प्लस माइनस टू हो सकती है, वन हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि हम किस चीज तरह का एप्लीकेशन कर रहे हैं। ठीक है। तो रेगुलेटर, आपका जो सिलेबस है उसमें रेगुलेटर एंड फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट्स है। फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट का भी क्वेश्चन आया हुआ है और रेगुलेटर का क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो हम इसको दो में कर लेंगे, रेगुलेटर अलग से कर लेंगे। अभी रेगुलेटर हम शुरू करेंगे। रेगुलेटर, अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि रेगुलेटर और स्टेबलाइजर, जैसे स्टेबलाइजर होता है, जो हमारे एसी जब इंस्टॉल करते हैं तो सबसे पहले बोलते हैं कि उसमें स्टेबलाइजर लगा लो पहले, तो एक बड़ा सा बॉक्स हमने रखा होता है, वो स्टेबलाइजर लगा होता है। वैसे अभी तो एसी आ रहे हैं जो उसके एसी के अंदर ही अपने आप में एक स्टेबलाइजिंग सर्किट है, जो कि बाहर हमें कोई स्टेबलाइजर लगाने की जरूरत नहीं है। तो अब रेगुलेटर और स्टेबलाइजर में क्या फर्क है, क्योंकि दोनों चीजें मिलती जुलती हैं, तो हमें इनका डिफरेंशियल पता होना चाहिए। और एग्जाम में ये पूछ भी सकते हैं कि रेगुलेटर और स्टेबलाइजर के रिलेटेड कोई कोरिलेटेड क्वेश्चन पूछ लें, जिसमें कि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो जब हम उसका आंसर दे रहे हैं। स्टेबलाइजर, तो सबसे पहले हमने ये देखना कि जो स्टेबलाइजर है और रेगुलेटर, जो रेगुलेटर है वो इंटरनल सर्किट से रिलेटेड होता है, या फिर आप इसको बोल दो कि मेनली डीसी के साथ होता है और इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ होता है, इलेक्ट्रिकल के साथ नहीं होता है। आप बोलेंगे इलेक्ट्रिकल क्या है? अब जब हम चार्जर लगाते हैं, मोबाइल का चार्जर लगाते हैं, तो जब उसको प्लग इन करते हैं तो वो क्या है? एसी आ रही है। और प्लग, उसके बाद क्या हो रहा है, उसको जो भी रिक्वायर्ड वोल्टेज है वो हमारी इसमें मोबाइल में चली जा रही है, उसको चार्ज कर रही है, बैटरी को चार्ज कर रही है। तो बैटरी को चार्ज कर रही है, तो बैटरी को चार्ज करने 10 वोल्ट, 12 वोल्ट, 2 वोल्ट, 5 वोल्ट जितनी भी है, वो 5 वोल्ट के आसपास ही आनी चाहिए। उस बैटरी को ऐसा नहीं कि कभी 5 मिल रही है, कभी 7 मिल रही है, 8 मिल रही है। तो जब ये वोल्टेज फ्लक्चुएट करेगी
तो वो डिवाइस बैटरी हमारी जल्दी खराब हो जाएगी। तो उसको रेगुलेट करना है हमने। उसको एसी के बाद हमारा चार्जर लगाने के बाद अंदर का सर्किट ऐसे डिजाइन करना है कि जो बैटरी है वो हमारी चार्ज हो तो एक फिक्स वोल्टेज के आसपास हो, ताकि वो खराब ना हो। तो वो एक जनरली आपने याद रखना है, क्योंकि हमारा जो है मेन मकसद है कि हम अपने एग्जाम की तैयारी करें। उसमें आपने ये रखना है कि जो रेगुलेटर है वो इंटरनल सर्किट डीसी और इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड होता है, बस इतना याद रख लेना है। और ये जो स्टेबलाइजर है ये होता है आउटर सर्किट, बाहर का सर्किट, मतलब बाहर बाहर किससे, डिवाइस से। डिवाइस से, डिवाइस से मतलब जैसे हमारा एसी है तो हमने क्या किया, यहां पे स्टेबलाइजर लगाया और उसके बाद एसी को गया हुआ है। स्टेबलाइजर लगाया वो एसी को गया है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारा अप्लायंसेस है उससे पहले हम स्टेबलाइजर यूज कर रहे हैं। लेकिन जो ये है इसमें ये आउटर है, जो मान लीजिए हमने 220 वोल्ट दे दी, और अंदर का ये जो सर्किट है इसके अंदर हमें वोल्टेज जो है वो रेगुलेट करनी है या उसको स्टेबल रखना है। तो दोनों में आप बेसिक डिफरेंस, ये इंटरनल सर्किट में काम करता है रेगुलेटर, ठीक है, और स्टेबलाइजर जो होता है वो आउटर सर्किट में काम करता है टू स्टेबलाइज द वोल्टेज करंट, कुछ भी है ये भी करता है। अब सर्किट जो है जैसे मोबाइल का सर्किट है तो आपने देखा होगा कि उसमें क्या है, 5 वोल्ट है, मान लिया 12 वोल्ट है, या कहीं पे 2 वोल्ट है। लेकिन जो स्टेबलाइजर है, स्टेबलाइजर में क्या है, स्टेबलाइजर बोलते हैं हम 2 kVA। 2 के आपको पहले बोला था मैंने, के क्या होता है, किलो। 2 किलो वोल्ट एम्पियर, ठीक है, जो इसकी कैपेसिटी है, जो इसकी जो रेटिंग होती है केवीए में होती है, ठीक है, हमेशा रखना हमने केवीए में। इसमें वोल्टेज भी रिलेट करता है और एम्पियर भी रिलेट करता है। 5 kVA बहुत ज्यादा, हजारों में, 1000 वोल्ट के आसपास आ रही है। इसमें क्या है, वोल्टेज जो है या करंट है बहुत कम है, तो इसमें क्या हुआ कि ये हाई रेटिंग है। हाई रेटिंग इंस्ट्रूमेंट जो है हमारा स्टेबलाइजर है, ठीक है, इंटरनल। और ये हो गया थर्ड पॉइंट। ले हम ये किस पे करेगा, लो पावर कंजप्शन या लो पावर पे। लो पावर पे काम करेगा, ये हाई पावर पे काम करेगा। मतलब इसकी रेटिंग यहां से देख लो ज्यादा है, हाई पावर हो गया। अब जो रेगुलेटर है उसमें क्या यूज होता है, रेगुलेटर में यूज क्या होता है, तो आपने बिल्कुल याद रखना है कि जेनर डायोड, जेनर डायोड बोलते हैं, ठीक है जी। तो जेनर डायोड जो होता है वो रेगुलेटर में यूज होता है, ठीक है। रेगुलेटर, रेगुलेटर हमारे जो हमारा जो कंसर्न है जेनर डायोड, या इसमें कई बार आईसी भी आ जाते हैं। आईसी, आईसी होता है इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इंटीग्रेटेड सर्किट का मतलब क्या होता है, जैसे आपने सुना था कि इसका आईसी खराब हो गया। पहले जो नॉर्मल हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते थे, या जैसे हमारे जो कैश रिकॉर्डर होते थे, तो उसमें बोलता है कि इसका आईसी खराब हो गया है। तो
आईसी एक छोटी सी चिप होती है, छोटा सा डिवाइस होता है, छोटा सा डिवाइस होता है, लेकिन उसमें हजारों सर्किट होते हैं, लाखों सर्किट होते हैं उसमें। उसमें कैपेसिटर भी होगा, इंडक्टर भी, कैपेसिटर भी होगा, उसमें रेजिस्टेंस बहुत सारे होंगे, ठीक है। तो एक अलग से है वो। तो अब आईसी जैसे किसी भी इसमें जाते हैं हम कि हमारा लैपटॉप लेना है, हमने कंप्यूटर लेना है, तो उसकी मेमोरी देखी जाती है। तो वो मेमोरी क्या है, वो मेमोरी 0 1 के फॉर्म में उसको सेव करती है, बट रिलेटेड किससे होती है, आईसी से रिलेटेड होती है। आईसी पुरानी टेक्नोलॉजी है, इंटीग्रेट मतलब किसी चीज को इकट्ठा कर दिया, बहुत सारे कैपेसिटर, इंडक्टर, रेजिस्टेंस को हमने इकट्ठा कर दिया, और एक ऐसा कंपटीशन बनाया कि उसकी आउटपुट हमें वो चाहिए वही आ रही है। या हम कुछ डाटा उसका, जैसे मान लिया मैंने लिखा सेव सरबजीत सिंह, मैंने अपना नाम कहीं पे सेव कर लिया, तो वो सेव किया, कंप्यूटर में सेव किया, फाइल में सेव किया, तो वो यही डिवाइसेस होते हैं बेसिकली जो कि उसको सेव करते हैं, ठीक है। तो रेगुलेटर, जीनो डायोड और आईसी से रिलेटेड आ गया। जो स्टेबलाइजर होते हैं, इसमें मेन जो होता है, ट्रांसफार्मर लगा होता है, मेन ट्रांसफार्मर लगा होता है इसमें, और एसी सप्लाई होती है इसमें। मेन ट्रांसफार्मर वो एक तो बड़ा होता है जो हमारा बाहर खंभे में लगा होता है, जब भी हम अपना स्टेबलाइजर देखते हैं तो उसमें ट्रांसफार्मर होता है। और ये ट्रांसफार्मर कैसा होता है कि जैसे ही हमें चाहिए यहाँ पे आउटपुट कितनी चाहिए, 220 वोल्ट या 230, 220 से 230 जनरल रिक्वायरमेंट हमारी एसी के लिए, वॉशिंग मशीन के लिए हमें 220 से 230 चाहिए। लेकिन मान लें कि पीछे से कोई फ्लक्चुएशन आ गई वोल्टेज में और वो लगी 180, तो जो ट्रांसफार्मर होता है, दो तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। स्टेप अप मतलब कि वो वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं, वोल्टेज कम मिल रही है लेकिन उसको बढ़ा के देते हैं, स्टेप अप। स्टेप डाउन का मतलब है कि वो बढ़ गई तो उसको कम कर देते हैं। वो हमने उसको डिजाइन किया होता है, सर्किट डिजाइन किया होता है, तो हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे। लेकिन मान लीजिए जैसे 180 वोल्ट हुई, रिक्वायर्ड कितनी हमें, 220, तो वो जो ट्रांसफार्मर होता है वो ऑटो एडजस्टमेंट होती है उसकी, मतलब उसकी बाइंडिंग नंबर ऑफ उसकी क्वाइल्स होती हैं, टर्न्स होती हैं, उसमें रहने देते हैं। चलो आप सिंपली याद करते हैं कि वो ट्रांसफार्मर खुद मूव आगे इस तरीके से करेगा, स्टेप करेगा अपने आप को, कि वो उसकी आउटपुट वोल्टेज, जो आउटपुट 150 थी, वो अब 220 के आसपास हो जाएगी, 220 या 230 के आसपास हो जाएगी। तो हमें कितनी मिल गई, 220 मिल गई जो रिक्वायर्ड थी हमारी। अब हुआ क्या, अब मान लिया कि कुछ फ्लक्चुएशन ऐसी आई, कई बार क्या होता है कि वोल्टेज ज्यादा आती है और लोगों के डिवाइसेस या हमने भी कभी देखा है कि फ्लक्चुएशन की वजह से पहले बिजली गई थी, जैसे अचानक आई तो वो ज्यादा आ गई, तो जैसे वो ज्यादा आई तो हमारा कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऑन था, उसमें वो बर्न हो गया, जल गया, या वो खराब हो गया। तो जैसे 240 आ गई या 250 आ गई बाई चांस, तो ये ट्रांसफार्मर अपने आप को इस तरह से रजिस्ट करेगा कि फिर वो 220 में ले आएगा इसको। तो इससे क्या हुआ कि जो हमारा एसी है और हमारी वॉशिंग मशीन है, टीवी है, कुछ भी है, वो हमारा सेफ रहा। अब आपने याद रखना कि पहले जो वोल्टेज स्टेबलाइजर थे वो दीवार पे बाहर लगते थे, आजकल एसी में इन बिल्ट आ रहे हैं, उसके अंदर ही सर्किट बनाए जो कि वोल्टेज को स्टेबलाइज करता है। कम है तो ज्यादा कर देगा, ज्यादा है तो कम कर देगा, ताकि हमारा जो अप्लायंसेस अप्लायंसेस इसको जो एसी है या जो भी इक्विपमेंट है उसको आपने याद रखना है, उपकरण बोलते हैं उसको, या फिर अप्लायंसेस भी बोलते हैं, अप्लायंसेस, ठीक है। थोड़ा सा आपने जीनन राइड के ऊपर जाना है, लो पावर पे जाना है, डीसी वोल्टेज पे रेगुलेटर काम करता है। और अब आ गया जी आपका जो रेगुलेटर है, फैन रेगुलेटर सुना है आपने, फैन रेगुलेटर, तो वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है कि इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि जो फैन रेगुलेटर है, फैन रेगुलेटर में क्या है, हम स्टेप ऐसे करते हैं, स्टेप करेंगे कम हो जाएगा, डाउन करेंगे अप करेंगे ज्यादा हो जाएगा, तो स्पीड बढ़ जाएगी कम हो जाएगी। इसमें रेगुलेटर क्यों बोलते हैं उसको, क्योंकि जो हमने हमारी जो
सप्लाई आ रही है 220 वोल्ट आ रही है। अब आगे जो हमने रेगुलेटर होता है, रेगुलेटर के अंदर क्या होता है, इस तरह से रेजिस्टेंस होता है, एक रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस, तीन रेजिस्टेंस, चार रेजिस्टेंस। तो किसी सर्किट में अगर रेजिस्टेंस बढ़ जाए तो उसमें क्या होगा, जैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो क्या होगा, उसकी वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगी या वोल्टेज उसकी कम हो जाएगी या करंट कम हो जाएगा। तो जैसे ही मतलब 220 चल रहा है, स्पीड चल रही है 5 पे बहुत ज्यादा, हमने उसको कम किया, कम करना चाहते हैं, तो हुआ क्या कि हमने उसकी रेजिस्टेंस बढ़ा दी, इंटरनल इंटरनल रेजिस्टेंस हमने उसकी बढ़ा दी है। जैसे स्टेप में उसकी रेजिस्टेंस बढ़ गई तो क्या हुआ, वहां पे जो 220 वोल्ट मिल रहा है वो 210 हो जाएगा। ठीक है, अब जो फैन की मोटर है वो कम धीरे चलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, या फिर जो मोटर के अंदर जो काम करता है वो मेन करंट काम करता है, तो हम रेजिस्टेंस से करंट को भी कंट्रोल करते हैं। तो जो वोल्टेज रेगुलेटर है उसमें जैसे हम स्टेप इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं, वहां पे हमने रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस क्या एक डिवाइस है और ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ही है जो रेजिस्टेंस है। तो इसके अंदर हमने इसको इस तरह से डिजाइन किया होता है कि स्टेप अप स्टेप डाउन करेंगे तो हमारी जो आउटपुट वोल्टेज है वो कम या ज्यादा होगी, और उसके हिसाब से हमारा फैन जो है वो रुक जाएगा, कम हो जाएगा, वेरी करेगी उसकी स्पीड। ठीक है, तो आपने ये भी कर लेना कि जो फैन रेगुलेटर है वो फैन स्टेबलाइजर नहीं है, फैन के लिए स्टेबलाइजर नहीं यूज होता है, और ये इन सर्किट है। हमने तो फैन को एसी दे दी, अब ये जो डिवाइस है इसमें काम हो रहा है, जो रेगुलेटर है, फैन का रेगुलेटर है, वो इसमें काम हो रहा है, तब वो फैन को जा रही है। तो ये डिवाइस के अंदर है ना, जो हमने बोला कि इंटरनल सर्किट, तो ये इंटरनल सर्किट हो गया। लेकिन यहां पे स्टेबलाइजर के केस में क्या होता है कि पहले ही हमने स्टेबलाइजर पहले लगा लिया, फिर हमने एसी को दिया आगे, स्टेबलाइजर यहां पे लगा दिया हमने, यहां पे इसको कंट्रोल किया। तो ये डिवाइस के अंदर नहीं है, डिवाइस से बाहर है। ठीक है, तो इतना सा आपने याद रखना है, इसी में से ही क्वेश्चन बन सकते हैं। और वैसे भी एज ए टेक्निकल कैरियर हमें पता होना चाहिए कि रेगुलेटर और स्टेबलाइजर में क्या फर्क है। ठीक है, तो आप थोड़ा वीडियो को थोड़ा आगे कर लीजिए, तब तक मैं इसको मिटाता हूं। वीडियो लेट बना रहा हूं, थोड़ा बीच में मल्टीपल काम आ जाते हैं और वीडियो नहीं बना पाए। आपने न्यूमेरिकल कोशिश करनी है, साथ साथ में कर लेने इसके, और वैसे कोशिश करनी है आपने कि चैनल को आप थोड़ा सा अपने साथियों में शेयर कर दें, ताकि सब्सक्राइबर भी बढ़ें और लोगों को, आगे जो हमारे साथी हैं जिनको अभी इसकी ज़रूरत है, क्योंकि सारा मटेरियल ऑनलाइन सब मिल रहा है आजकल, आप कोई भी टॉपिक डालेंगे सारा मटेरियल आ जाएगा। लेकिन हमारा यहाँ पे मकसद है कि जब हम कुछ बोलेंगे, समझाएंगे, कोई साथ में एग्जाम्पल देंगे, तो उससे कोरिलेट करके करेंगे तो याद रहता है वो। अदरवाइज पूरी बुक्स हैं हमारे पास, सब कुछ है। और जो इसकी मैं रेफरेंस बुक देखता हूँ, बी के मेहता एक बुक है जो मैंने अपने डिप्लोमा में पढ़ी, आगे डिग्री में पढ़ी, और बड़ी बेसिक बुक है, बड़ी अच्छी बुक है, तो वो आप रेफर करना चाहें रेफर कर सकते हैं। अदरवाइज यही सफिशिएंट है हमारा जो भी है। तो कोशिश करनी है आपने कि अपना जो ये वीडियोज़ हैं उसको आप शेयर करें, हमारा सब्सक्रिप्शन भी हमें चाहिए, शेयर भी होना चाहिए, और इसका बेनिफिट भी सबको होना चाहिए। ठीक है, तो कोशिश करनी है कि जो भी आपका आगे दोस्त हैं उनको बढ़ाना चाहिए तो बढ़ा सकते हैं। अब हम देखेंगे पिछला जो एग्जाम आया था, उस एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था जो कि अभी आप उसका आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन मेरा एक्चुअली यहाँ पे जो है वो टाइम तो इसमें लगेगा क्वेश्चन में, लेकिन जब हम, मैं प्रेफर कर रहा हूं कि
जब हम लिखते हैं तो लिखते लिखते हमें पता चलता था कि क्वेश्चन क्या है और क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। तो एक तो वो याद हो जाता है, तो हमें यहाँ पे लिखने का कोई नुकसान नहीं है, यहाँ पे हमें फायदा है इसका। तो आप फिक्स्ड आउटपुट वोल्टेज provided by which type of voltage regulator by using a इसका ए ऑप्शन है मॉड्यूलेटेड वोल्टेज रेगुलेटर, बी ऑप्शन है मैग्नेटिक वोल्टेज रेगुलेटर, सी ऑप्शन है लीनियर, डी ऑप्शन है स्विचिंग वोल्टेज रेगुलेटर। देखो सबसे पहले क्या है, आप फिक्स्ड आउटपुट वोल्टेज प्रोवाइडेड, फिक्स वोल्टेज किसके द्वारा प्रोवाइड की जाती है, विच टाइप ऑफ वोल्टेज रेगुलेटर, बाय यूजिंग अ जनरल डायोड। अब जनरल डायोड से आपको कोरिलेट हो गया कि हमने जो जनरल डायोड पढ़ा था वो तो रेगुलेटर था, क्लियर हो गया, रेगुलेटर में जनरल डायोड आ गया। और जनरल डायोड से क्या मिलेगी हमें, स्टेबलाइजर नहीं, स्टेबलाइज्ड वोल्टेज नहीं मिलेगी, रेगुलेट वोल्टेज मिलेगी। रेगुलेट रेगुलेट मतलब की वो एक जैसी होती है, स्टेबलाइजर मीन की वो स्टेप कर रहा है, स्टेप बड़ा है, और जो रेगुलेटर का मतलब है कि उसमें थोड़ा सा फर्क कर रहा है और वो उसको ठीक कर रहा है, करेक्ट कर रहा है। रेगुलेटर के केस में हम ये बोलते हैं कि करेक्शन कर रहा है, और स्टेबलाइजर के केस में हम ये बोल सकते हैं कि वो बहुत बड़ा करेक्शन कर रहा है, तो वो स्टेप में इसलिए बोलते हैं उसको स्टेबलाइजर। अब देखिए इसमें ये आपके पिछले पेपर में आया हुआ है, तो हमें डिस्कस करना बड़ा जरूरी है। और होता है कि कई बार क्या होता है कि हमें क्वेश्चन का आंसर आ रहा हो और थोड़ी सी कंफ्यूजन हो, तो हमने वो देखना ऑप्शन जो उसका ऑप्शन नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आपने रेगुलेटर का मतलब क्या है, जो रेगुलेटर का मतलब है कि अगर वो 0.5 वेरिएशन आ रही है तो वो 0.5 को बढ़ा देगा वोल्ट को, मतलब कि ये हमें 5 वोल्ट है, हमें तो ये चाहिए। और डीसी क्या होती है, डीसी भी कोरिलेट कर दी है, डीसी का मतलब है कि वो स्ट्रीम है, स्ट्रेट है, 5 वोल्ट है तो वो 5 वोल्ट ही रहेगी, वो एसी की तरह ऐसा नहीं होगी कि वो ऐसे से करके शेप बनाएगी। जो एसी होती है वो फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज या करंट होता है, जो हर पोजीशन पे हर इंस्टेंट पे अपनी पोजीशन चेंज करता है। डायरेक्ट करंट मतलब कि वो एक जैसे रहता है, ठीक है। इन्होंने बोल दिया कि वोल्टेज रेगुलेटर यूजिंग जनरेटर, और क्या है, फिक्स्ड आउटपुट। अब रेगुलेटर में क्या होगा, 5 वोल्ट, तो ये 4.9 हो जाएगी, तो थोड़ा सा ये इस तरह से आ जाएगी, लेकिन रहेगी सीधी ये 4.8 5.1 आ जाएगी। अगर 5.1 आ जाए तो ये थोड़ी सी ऐसे बढ़ जाएगी, मतलब कि ये समझो ये 5 वोल्ट है, ग्राफ के हिसाब से ये 5 वोल्ट है, तो ये थोड़ा सा बढ़ रहा है, थोड़ा सा कम हो रहा है, तो इसी को ये आसपास कर रहा है, लेकिन है कि ये सीधी है। जो हमारी एसी है, जैसे ये वाला है, अगर इस सर्किट को हम जो एसी वोल्टेज है इसको हम खत्म करके, इसको थोड़ा सा खत्म करके जीनोडाइड से जो बोलते हैं कि हमने रेक्टिफायर बनाया, फिर हम इसको सीधा कर देते हैं ऐसे करके, तो इसके जो रिपल हैं ये वाले खत्म हो जाते हैं, तो ये जो एसी है वो डीसी में कन्वर्ट हो जाती है।
या डीसी जो हमें आउटपुट चाहिए होती है वो मिल जाती है। तो नॉर्मली क्या होता है, जो जब मॉड्यूलेटेड वोल्टेज रेगुलेटर, अब आपको मॉड्यूलेटेड का पता होना चाहिए थोड़ा सा कि मॉड्यूलेटेड क्या होता है। हम टेलीकॉम में भी काम करते हैं, बोलते हैं जी मॉड्यूलेशन, बल्कि हम जो अपने एक्सचेंज से जो हम वॉइस कर रहे हैं वो क्या है, आवाज कर रहे हैं, वो इस फॉर्म में है, ठीक है। लेकिन आगे जाके हो रहा है वो हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में चेंज हो रही है, वो डीसी में चेंज हो रही है, समझो 0 और 1 की फॉर्म में। तो जो मॉड्यूलेटेड होती है कि इस सिग्नल के अंदर, इसी सिग्नल के अंदर हमने एक सिग्नल और भेज दिया। मेरी जो वॉइस है, जो मेरी आवाज है, मैंने बोला सरबजीत, तो सरबजीत बोला मतलब कि वो इसी कैरियर, इसी वेव के, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो हमारी जा रही है पूरे एनवायरमेंट में, जिसके थ्रू हमारा जो मोबाइल का सिग्नल आ रहा है वो हमें दिखता नहीं है, लेकिन वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू आ रहा है। तो उसी में से सिग्नल आ रहा है। सिग्नल कैसे आ रहा है, मेरी वॉइस जो है वो कन्वर्ट होके इसी में चेंज हो रही है, इस वेव के थ्रू ही आ रही है। फिर आगे मोबाइल में आके वो कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रॉनिक, फिर सिग्नल बन जाता है, और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के बाद फिर वो वॉइस सिग्नल बन जाता है, ठीक है। सिग्नल चेंज होता है हर जगह। तो वहां पे मॉड्यूलेशन की जरूरत पड़ती है कि एक वेव शेप को, एक जो वेव थी उसको हमने अपने हिसाब से चेंज कर दिया। क्यों चेंज किया, कि हमने अपनी वॉइस का जो सिग्नल था उसमें डालना था, और उसको टावर से हमारे घर तक, हमारे मोबाइल तक उसको भेजना था, ठीक है। तो मॉड्यूलेशन ये होती है। तो इसमें क्या कि हम तो वेव को वेव से रिलेट ही नहीं करते हैं, तो ये मॉड्यूलेशन वाला जो कंसेप्ट है, आपने मॉड्यूलेशन पढ़ते ही खत्म कर देना कि जो आउटपुट वोल्टेज रेगुलेटर है वो मॉड्यूलेट तो करता नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वोल्टेज रेगुलेटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब कि वहां पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल भी होगा और मैग्नेट भी होगा। तो इसमें कोई इलेक्ट्रिकल मैग्नेट कुछ नहीं होता है, ना इलेक्ट्रिकल होता है, इसमें इलेक्ट्रिकल होता है करंट जैसे वोल्टेज है, बट मैग्नेटिक नहीं होता। तो यहाँ पे मैग्नेटिक की वजह से आपने खत्म कर देना है, इसको आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अब आ गया स्विचिंग वोल्टेज। तो जो रेगुलेटर है वो तो एक सीधी आउटपुट दे रहा है जो हमें चाहिए। तो स्विचिंग का मतलब क्या होता है, ऑन या ऑफ। ऑन ऑफ का मतलब हमने स्विच पढ़ा था, तो यहां पे भी गलत है। तो लीनियर वोल्टेज रेगुलेटर, आपने याद रखना है कि जो जीनर डायोड है वो रेगुलेटर का काम करता है, और रेगुलेटर जो होता है, जो जहां पे जीनर डायोड होता है, वो लीनियर आउटपुट देता है, या लीनियर वोल्टेज रेगुलेटर होता है वो। ये क्वेश्चन पेपर में आपके आया हुआ है, तो हमें पता होना चाहिए जो ऑप्शन आए हैं वो क्यों नहीं हो सकते, वो थोड़ा सा पता होना चाहिए। बाकी मटेरियल सारा आजकल ऑनलाइन सब मिल रहा है, तो हमने बस डिस्कशन करके ये होता है कि हमें याद रहे वो, ठीक है। वीडियो को थोड़ा स्पीड अप कर लो आप, टाइम बच जाएगा। थोड़ा सा एक दो एग्जांपल कर लेंगे हम, फिर इस टॉपिक को यहीं क्लोज कर देंगे। फिर एक टॉपिक और रहेगा इसमें, फ्लोरेसेंस, और एक प्रेशर का भी है। प्रेशर का क्वेश्चन पूछा था, तो उसको करके फिर हम इसको, जो टेक्निकल हमारा जो जनरल साइंस है वो क्लोज हो जाएगा, फिर मैथमेटिक्स शुरू करेंगे। मैं वैसे बोल देता हूं कि विच डिवाइस इज यूज्ड इनसाइड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट टू मेंटेन डीसी वोल्टेज। डीसी वोल्टेज को मेंटेन करने के लिए कहां पे, इनसाइड द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। तो एक ऑप्शन है ट्रांसफार्मर, तो ट्रांसफार्मर तो नहीं हो सकता। स्टेबलाइजर, स्टेबलाइजर क्या होता है, इनर सर्किट नहीं है, ना ही वो डीसी है। फिर आ गया रिले। रिले का मतलब जैसे हमारे इन्वर्टर में रिले लगी होती है, कि यहाँ पे रिले है, तो कुछ कंडीशन पे आगे जैसे ही हमारा एसी पावर सप्लाई पीछे से हट गई, तो वो स्टेप कर जाएगी इन्वर्टर पे। तो जैसे इसको लिख लेते हैं क्वेश्चन, विच डिवाइस इज यूज्ड
inside electronic circuit to maintain DC voltage. A transformer, B stabilizer, C protect, C ऑप्शन वोल्टेज रेगुलेटर और डी ऑप्शन रिले। रिले का भी हमारे इसमें एक्सचेंजेस में काम होता है। जैसे जो हमारी पुरानी जो एक्सचेंजेस थी, जो अब तो सारी इलेक्ट्रॉनिक्स आ गई हैं, पहले क्या होता है कि जलंधर को कॉल जानी है या दिल्ली को कॉल जानी है तो वो रिले इस तरफ चली जाती थी। मतलब रिले मतलब कि एक ऐसा डिवाइस है, समझो एक ऐसा स्विच है जो कि जलंधर में मिल जाएगा या दिल्ली में चला जाएगा या किसी और जो भी एरिया कोड वाइज होता था वो वहां पर चला जाता था। तो विच डिवाइस इज यूज्ड इनसाइड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट टू मेंटेन डीसी वोल्टेज। एक तो इसमें देखो हमने जो अभी पढ़ा, जो थ्योरी पढ़ने का हमारा ये बताने का यही पर्पज था कि मेंटेन डीसी वोल्टेज। तो डीसी वोल्टेज आ गया एक तो, और एक आ गया इनसाइड द सर्किट। तो पहला ऑप्शन है ट्रांसफॉर्मर, नहीं हो सकता। स्टेबलाइजर नहीं हो सकता, पहले ये क्योंकि इंटरनल है, डीसी नहीं है। और तीसरा है वोल्टेज रेगुलेटर, ठीक है, या फिर आ गया रिले। तो इसका ऑप्शन क्या आ गया, वोल्टेज रेगुलेटर। Which device is used inside electronic circuit to maintain DC voltage? So voltage regulator is the answer. ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 2, main function of a regulator is to, फंक्शन क्या है रेगुलेटर का, ए ऑप्शन इंक्रीज करंट, बी ऑप्शन डिक्रीज रेजिस्टेंस, सी ऑप्शन मेंटेन कांस्टेंट आउटपुट, डी ऑप्शन स्टोर एनर्जी। थोड़ा सा इसको कर देंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे हमारी। ठीक है, मेन फंक्शन ऑफ अ रेगुलेटर। रेगुलेटर का मेन फंक्शन क्या है, रेगुलेटर का मेन फंक्शन क्या है, सबसे पहले देख लेते हैं स्टोर एनर्जी। एनर्जी को स्टोर तो करने का हमने पढ़ा ही नहीं, कोई मतलब नहीं है, वो तो रेगुलेटर कर रहा है, तो ये गलत हो गया। अब आ गया इंक्रीज द करंट। ठीक है, करंट को हम बढ़ा सकते हैं, अभी हमने पढ़ा था। डिक्रीज द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को भी कम ज्यादा कर सकते हैं, तभी तो वो आगे उसकी आउटपुट होगी। और मेंटेन कांस्टेंट आउटपुट। ठीक है, तो आपने डायलॉग याद रखना है कि जो रेगुलेटर है वो हमें यूज किस लिए करते हैं, टू मेंटेन द कांस्टेंट आउटपुट। आउटपुट करंट भी हो सकती है, आउटपुट वोल्टेज भी हो सकती है। ये ऑप्शन भी थोड़ा थोड़ा चल रहा था, लेकिन इसमें बेस्ट ऑप्शन जो आएगा, टू मेंटेन द कांस्टेंट आउटपुट। एक कॉमन इसका आंसर आ गया है। कॉमन आंसर में वोल्टेज भी होती है और करंट भी हो सकता है। तो आपने इस तरह से कोई
क्वेश्चन आता है तो आपने देख लेना कि बेस्ट ऑप्शन उसमें क्या हो सकता है। और जो हमारा ये लेक्चर है ये सफिशिएंट होते हैं कि आपके जो बेसिक कंसेप्ट हैं उसमें कोई ऐसा हो नहीं सकता कि कोई क्वेश्चन आपको निकल जाए कोई भी। क्योंकि एग्जामिनर क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है, तो उसके हिसाब से हम एक क्वेश्चन इसमें ऐड किया है जो कि आपने नोट कर लेना है। Which component is not used in electronic regulator? Track, diag, capacitor, transformer. Which component is not used in electronic regulator? आपने ये जरूर याद रखना कि कहीं पे क्या करते हैं कि हम ये देखते हैं कि ये डिवाइस यहाँ पे यूज किया जाता है, लेकिन वहां पे लिखा क्या होता है, नॉट, नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है। इस पे जरूर आपने ध्यान रखना है। तो अगर मान लीजिए आपको कोई आइडिया नहीं कि ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर में ट्रांसफार्मर यूज नहीं होता। बस जो ट्रांसफार्मर है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से बाहर लगाया जाता है। और जो पहले बोला मैंने कि जो आपको रेगुलेटर है वो इंटरनल सर्किट है, और इंटरनल सर्किट में आपके चार्जर में, मोबाइल में कहीं ट्रांसफार्मर नहीं होता है, मोबाइल में ट्रांसफार्मर नहीं है, ठीक है। वहां पे रेगुलेट करने के लिए हमें इनपुट दी जाती है जो कि बैटरी है। बैटरी क्या है, बैटरी का मतलब कि फिक्स वोल्टेज, वो हमें इनपुट रेगुलेट करके दे रही है, आगे आउटपुट, ठीक है। तो आपने याद रखना है ये क्या चीज होती है। लेकिन ट्राइक, ट्राइक भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, डायक भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, और जो कैपेसिटर है वो भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो जो हमारा रेगुलेटर है वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से ही रिलेट करता है और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से ही रिलेट करता है। तो इससे ट्रांसफार्मर आपने याद रखना है कि ट्रांसफार्मर का रेगुलेटर से कोई मतलब नहीं है, लेकिन ट्रांसफार्मर का मतलब कहां पे है, जहां पे स्टेबलाइजर आएगा। स्टेबलाइजर हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी उसका ओवरव्यू हमें पता होना चाहिए था और डिफरेंशिएट भी हमें आना चाहिए था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ट रेगुलेटर फॉर एनर्जी सेविंग। ए ऑप्शन रेजिस्टेंस, बी ऑप्शन इंडक्टिव, सी ऑप्शन मैकेनिकल, डी ऑप्शन इलेक्ट्रॉनिक। बेस्ट रेगुलेटर फॉर एनर्जी सेविंग। जब भी हमारी एनर्जी सेविंग की बात आती है तो आपने यूनिवर्सल याद कर लेना है कि जितने हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं उनकी एनर्जी सेविंग करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। जैसे कि पहले जो बल्ब आते थे उस बल्ब में क्या होता था, एक फिलामेंट लगा होता था और बोलते थे ये जी 100 वाट का, ये 40 वाट का है, जो पीली सी एनर्जी देते थे। तो उसकी एफिशिएंसी क्या थी, बहुत कम थी, लोड ज्यादा देता था लेकिन लाइट कम होती थी। अब उसके बाद क्या आ गया हमारे पास, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक बल्ब आ गए जिसको बोलते हैं हम एलसीडी। एलसीडी के बाद हमारे पास आ गया एलईडी। तो बेस्ट रेगुलेटर फॉर एनर्जी सेविंग इज इलेक्ट्रॉनिक। तो इलेक्ट्रॉनिक जो भी डिवाइस होता है वो ज्यादा एफिशिएंट होता है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर बोला था हमने, इलेक्ट्रिक एमीटर बोला था। तो इतना सा आपने याद रखना है रेगुलेटर के रिलेटेड।
और कोरिलेट कर दिया हमने स्टेबलाइजर के बीच में। ठीक है, तो अभी के लिए इसको यहीं पे क्लोज करते हैं। नेक्स्ट हम जल्दी करते हैं कि नेक्स्ट वीडियो हम जो फ्लोरोसेंस जो ट्यूबलाइट्स हैं या फ्लोरोसेंस का जो प्रिंसिपल है उसके ऊपर करते हैं। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट और चैनल को थोड़ा बढ़ाइए आगे। थैंक यू।